नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात कोरबा मुंगेली जिलों की। इन जिलों में हॉट सीटों पर क्या है हाथ, ये जानेंगे। कोरबा में वर्तमान सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी के लखनलाल देवांगन चुनौती दे रहे हैं। जयसिंह अग्रवाल कोरबा से विधायक हैं। वो 3 बार निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 2018 में यहां पर 71.54% मतदान हुआ था। वर्ष 2023 में यहां पर 66.77% मतदान हुआ था, जो कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 5% कम है। कम मतदान से दोनों दल सकते में है। कोरबा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल आरक्षित जिला है, लेकिन कोरबा सीट सामान्य है। यहां सामान्य वर्ग के मतदाताओं का दबदबा है। 13% एससी और इसके साथ ही 29% एसटी आबादी है। इलाके में दर्जन भर पावर प्लांट से निकलने वाली राख और धुएं के प्रदूषण से लोग परेशान हैं। प्रदूषण कोरबा का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुंगेली जिले की बात कर ली जाए तो मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा सीट भी इस बार हॉट सीट में शुमार हो रही है, क्योंकि यहां छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मैदान में हैं। अरुण साव वर्तमान में सांसद है। उनके मुकाबले कांग्रेस के थानेश्वर साहू पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही साहू समाज के दिग्गज नेता हैं। अरुण साव भी भाजपा के चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। इस सीट पर वर्तमान विधायक जेसीसी के धर्मजीत सिंह हैं, जो अब भाजपा में हैं, और भाजपा ने उन्हें बिलासपुर जिले की तखतपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में यहां पर 72.54% मतदान हुआ था। इस बार 68.25 मतदान हुआ है, जो कि पिछले बार के मुकाबले लगभग 4% कम है। मुंगेली विधानसभा सीट पर भी हाई प्रोफाइल मुकाबला है। यहां पर भाजपा के 4 बार के सांसद और 3 बार के मंत्री पुन्नूलाल मोहले मैदान में हैं, जिनके मुकाबले कांग्रेस ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली संजीत बनर्जी को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में यहां से मोहले विजयी रहे थे। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में मुंगेली में 69.91% मतदान हुआ। इस बार यहां पर 67.40 मतदान हुआ है, जो पिछली बार से लगभग 1.5% कम है। इन तीनों सीटों पर कम मतदान और कड़े त्रिकोणीय मुकाबले में दिग्गज फंसे हुए हैं। अब देखना यह है कि परिणाम पर क्या होता है, और इसी पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके साथ ही देख लिया जाए तो लगातार यहाँ पर संग्राम देखने को मिलेगा, लेकिन अब सवाल यही कि तीनों सीटों पर वोटिंग होने के बाद में आखिर जनता ने क्या फैसला सुना है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, धर्मजीत सिंह जी जिस प्रकार से वहाँ के जनता के साथ धोखा करने का काम किया है, और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी जाके शामिल हो गए हैं, तो प्रदेश की जनता तो पहले भी भाजपा के वहाँ खिलाफ में रही है, और धर्मजीत सिंह ने जो प्रदेश के उस क्षेत्र की जनता के साथ जो धोखा किया है, और मैंने पहले ही कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की विरोधी है, और अरुण साहू जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन जब भाजपा ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ खड़ी रही तो ये अरुण साहू जी मौन रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर होगा। अरुण साहू जी करारी वहाँ पे हार होने जा रही है, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसकी जीत होगी। और धर्मजीत सिंह जी पहले ही उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, तो समझ में आता है कि वहाँ पे किस प्रकार से धर्मजीत ने उस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया था। भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा पर लीड बना करके चल रही है। मतगणना के बाद चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस जो 75 पार का नारा देती है, उसे 30 सीटें भी मिलती दिख रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। जनता ये कह रही है। तो मुंगेली हो, लोरमी हो, कोरबा हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, रायपुर हो, बिलासपुर, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजयी हैं। देखिए, आज 3 विधानसभा सीटें जो कि हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट कही जाती है, कोरबा, मुंगेली और उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो लोरमी, वो सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीट इस बार मानी जा रही है। वोटिंग हो चुकी है। 7 और 17 नवंबर को, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो नेतागण हैं वो किस प्रकार के दावे कर रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाया। लेकिन आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा पर हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नीता लोधी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सौरभ सिंह जागृत भाजपा की ओर से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं सौरभ जी की ओर रुख करूंगी। सौरभ जी, वोटिंग प्रतिशत तीनों ही विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो काफी कम है। ऐसे में किस प्रकार से आप इसे देखते हैं कि क्या ये जीत या फिर हार किसके लिए हो सकती है, वोटिंग प्रतिशत कम होना? देखिए, निश्चित रूप से जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे
तो उस समय आप देखे होंगे कि त्योहार लगातार पे लगातार, चाहे छठ पूजा हो, दिवाली हो, लगातार त्योहार आते जा रहे थे। उस कारणवश भी एक माना जा सकता है कि वोटिंग पे थोड़ी सी कमी आई होगी। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे अरुण साहू जी हो, चाहे धर्मजीत सिंह हो, जी। चाहे पुन्नूलाल मोहल्ले जी हो, तो वहां की जितनी तमाम सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दमखम से इस बार का चुनाव लड़ा है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक की बात की गई है और उनको सेवा पहुंचाने का कार्य किया गया है। पर रही बात अरुण साहू जी की, प्रदेश अध्यक्ष हैं, साहू समाज से आते हैं, सांसद भी है, दमखम भी रखते हैं, उस लोकसभा से सांसद भी आते हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने उन्हें लोकसभा में जब सपोर्ट किया है तो विधानसभा में भी सपोर्ट किया। जी, लेकिन सौरभ जी देखिए ना, कोरबा जो है वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। 4 विधानसभा सीटों में से 3 कांग्रेस के पास और सिर्फ 1 आपके पास में थी। फिलहाल अगर हम बात करें कोरबा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है। देखिए, मैंने कहा जिस प्रकार से यदि लोग कोरबा लोकसभा की बात करें, जो सभी विधानसभा से लोकसभा बनता है और वहां के सांसद चुने जाते हैं, तो मैं पहले भी कहा कि लोकसभा विधानसभा की जितनी जनता है वो वोटिंग करती है लोकसभा में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे हैं, तो कोरबा में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता था और विधानसभा चुनाव भी जीता था। तो इस प्रकार अब आपने कौन सी ऐसी तैयारी की थी जिसकी वजह से जनता ने आप पर विश्वास किया होगा कोरबा में? देखिए, रही बात कोरबा जी, ने जो वादा खिलाफी की थी, पर अभी का जो घोषणा पत्र देख लीजिए, पिछले घोषणा पत्र में जो भी पैमाने दिए गए थे, जो भी घोषणा की गई थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो जनता के बीच में घोषणा पत्र भी एक अहम मुद्दा रहा, जो वादा खिलाफी का कांग्रेस के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है और मोदी का जो गारंटी है, स्पष्ट रूप से, चाहे आवास योजना देख लीजिए, वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा, चाहे नल जल योजना देख लीजिए, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा। परंतु इसमें भी कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता को देखने ये मिला कि कांग्रेस सरकार ने आवास को भी रोकने का प्रयास किया, नल जल योजना को भी रोकने का प्रयास किया और अपने वादों के साथ खुद वादा खिलाफी की, जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने और ठगने का प्रयास। ठीक है, मैं नीता जी का रुख कर लेती हूँ। नीता जी, अगर बात कर ली जाए कोरबा विधानसभा सीट की, तो कहने को तो ये ऊर्जा धानी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी और समस्या कही जाती है वायु प्रदूषण। लगातार यहाँ पर वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 5 साल में आपने क्या राहत दी है जिसकी वजह से जनता ने आप पर विश्वास जताया होगा? 5 साल में केवल एक ही मुद्दे पे नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। निश्चित तौर पे कोरबा में ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, आम जनता के लिए हो। आपने वायु प्रदूषण के लिए भी बात कही, इसके लिए भी समय समय पर प्रयास किए गए हैं। आप देखिएगा कि इस बार कांग्रेस अपनी जनहितैषी योजनाओं के कारण और जनता की सरकार कहे जाने के कारण जीतेगी। आम जनमानस, महिला हो चाहे युवा हो, हमारी सरकार को अपनी सरकार समझते हैं और कार्य करते हैं। भूपेश बघेल जी की योजनाओं के कारण लोगों को भरोसा है सरकार पे। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि कोरबा भी हम जयसिंह जी अग्रवाल भी जीतेंगे और उसके साथ कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर भी जीतेंगे। हमारी बलोसर दुलेश्वरी सिद्धार्थ, जो कि बहुत सीधी सादी और बहुत सौम्य स्वभाव की है, सेवा भावना को लेकर, ये भी जीतेंगी। हमारे यहाँ ननकीराम जी भी इस बार हारेंगे देखिएगा, और फूल सिंह राठिया हमारे कांग्रेस प्रत्याशी बहुमत के साथ जीतेंगे। तो आप दोनों के ही द्वारा, बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोरबा में बहुमत की सरकार बनेगी और चारों ही सीटें आपके ही पक्ष में आएगी, लेकिन दावे यहाँ पर दोनों की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन वो कितने सच साबित होते हैं ये तो अब 3 दिसंबर को पता चलेगा। ठीक है, अवधेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, अगर हम बात करें तीनों विधानसभा सीटों की, तो काफी कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। 2018 की बात कर ली जाए, काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा था, लेकिन 2023 में काफी कम। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और किस पार्टी के लिए वोटिंग प्रतिशत कम होना जीत के काबिल हो सकता है? देखिए, कुल मिला के ऐसा है कि ये जो सीटें हैं जिसकी आप बात कर रही हैं जी, ये इन सीटों में ऐसा रहा है कि कभी बीजेपी का दबदबा रहा है, कभी कांग्रेस का दबदबा रहा है ना। लेकिन बीच बीच में जो है सो गोंडवा गणतंत्र पार्टी का भी इम्पैक्ट उस क्षेत्र में देखना को मिला है। और
जोगी कांग्रेस का भी इम्पैक्ट उस क्षेत्र में देखने को मिला है। पिछले बार जो है तो जयसिंह अग्रवाल जी वहां से कोरबा विधानसभा से जीते थे, तो उसके पीछे उसमें ये देखा गया था कि जोगी कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से जो है सो एक लॉबिंग की गई थी, जिसमें जो है सो कांग्रेस के बजाय बीजेपी की वोट कट गए थे। तो ये कई बार ऐसा होता है कि ये इस टाइप के सिचुएशंस आते हैं वहां पर। लेकिन जहां तक बात की जा रही थी, अभी मैं काफी गौर से सुन रहा था कि विकास के बारे में बात की जा रही थी और सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे अनुपमा जी लगता है कि अब जो ये शब्दावली है विकास या सर्वांगीण विकास या फिर इस टाइप की, अब चुनाव इस पर बहुत कम ही लड़े जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब एक टाइप से सरकार या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो इस टाइप से अब चीजों को आपके सामने लेके आ रही है, जनता के सामने, कि आपको जो मिल रहा है वही आपके लिए काफी है, उससे ज्यादा न सोचे। सबसे बड़ा सवाल जिससे जनता सबसे ज्यादा दुखित होती है खास करके, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अब देखने इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला कि कहीं पर 500, कहीं पर 1000, कहीं पर जो है सो 2000, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो वोट खरीदे गए, एक प्रकार से बांटे गए। और लेकिन वही जनता जब चुनाव के दौरान उसके बाद जब मतलब कलेक्ट्रेट जाती है, चाहे उसको जमीन का रकबा का रहता है या जाति प्रमाण पत्र बनवाना रहता है या फिर दूसरी चीजों को बनवाना रहता है, तो वहां पर आज तक मतलब बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वो वही व्यक्ति रहता है जो चक्कर काटते रहता है, और जहां पर उसने इस बार चुनाव में 2000 रुपये उसको मिला और जब वो चक्कर काटता है तो उसके 20,000 या उससे ज्यादा। तो वो जो पटवारी लेवल पे जो भ्रष्टाचार है या फिर जो कलेक्ट्रेट लेवल पे जो भ्रष्टाचार है या फिर पंचायत लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, उसको लेकर अगर सरकार अगर मतलब जो भी पार्टी है वो ये आती कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में बनती है तो इस प्रकार के सारे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, या कोई एक मानदंड होगा जिसके तहत, या कोई टेलीफोन नंबर होगा या कुछ इस टाइप से होगा जिससे आप कॉल करें, उस पर कार्रवाई कीजिए, एक फ्रेम होगा, तो इस टाइप के मैकेनिज्म की बात होती। तो ये जो जिसके बारे में बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। वो सारे लोग, तो इस पर तो चुनाव हुआ ही नहीं। अब चुनाव जो बेसिकली इस बार हुआ है कि कौन जाति का व्यक्ति है और किसकी कैसी छवि है, उसके साथ जो है किस जाति वर्ग विशेष के व्यक्ति को वहां पर उतारा जाए। डेफिनेटली मैनिफेस्टो का थोड़ा बहुत असर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उस क्षेत्रों में जो असर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहां पर वो व्यक्ति जो है ग्राउंड लेवल में जो रिपोर्टरों से बात की जब हम उस क्षेत्रों में भी गए थे, उससे पहले तो ये देखने को मिला कि लोग इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनका सामने में जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट का प्रोफाइल कितना है, कैसा है और उसकी कनेक्टिविटी कैसे है। उसी क्षेत्र में नाम नहीं लूंगा, एक जो है सो नेता है 21 लाख रुपया, 10 लाख समथिंग कुछ इस टाइप से रुपया बांटते हुए भी पकड़ाए थे। जी, तो मतलब नोट के बदले वोट पाने की जद्दोजहद यहाँ पर प्रत्याशी करते नजर आए अवधेश जी। लेकिन जैसा कि आपने मुद्दों की बात की, तो अगर हम कोरबा की बात करें, जैसा कि मैंने नीता जी से भी जिक्र किया था कि यहाँ पर वायु प्रदूषण सबसे हावी होता नजर आ रहा है। वहाँ की जनता ये गुहार लगा रही है कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इससे हमें राहत दी जा सके। उसके अलावा अगर हम मुंगेली जाए तो मुंगेली में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ा होगा? जनता ने वोटिंग के जरिए प्रत्याशियों को इसका जवाब दिया होगा? नहीं, देखिए इलेक्शंस के दौरान यही तो जो मेन क्रूशियल मुद्दे थे जिनसे जनता लगातार प्रभावित हो रही थी, वो मुद्दे थे ही नहीं वहां पर। अब मैं बता रहा हूं कि एक बार एनजीटी की टीम दिल्ली से आई थी कोरबा का प्रदूषण मापने के लिए, तभी रात में वो कार्ड पड़ी थी आपको गेस्ट हाउस में और सवेर में उतरी तो पूरा का पूरा वो ब्लैक हो चुकी थी व्हाइट गाड़ी। उसके बाद बहुत सारे जो है सो कॉन्टिन्यूसली संज्ञान लिए गए कंप्लेंट्स पे, और फिर लेकिन वहां पर जो सिचुएशन है, एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, वो बहुत खराब है। कोविड के दौरान भी काफी जो है लोग उन क्षेत्रों से आए तो उनको बहुत सारी तकलीफ झेलना पड़ा। उनके लंग्स का जो स्टेटस है या फिर उनके खून में जो कार्बन की मात्रा है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा है, ये काफी ज्यादा है। इस पर कोई व्यापक रिसर्च नहीं हो रहा है कि किस प्रकार के पानी काफी प्रदूषित होते गई है। जिस हिसाब से प्लांटेशन की बात की गई थी उस हिसाब से प्लांटेशन नहीं हुआ है। एक डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू है
वो बिल्कुल वहाँ पर अवधेश इस जी, बार तो मतलब चुनाव यहाँ वादे तो 2022 तमाम देख किए गए, पाएंगे। लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार और तमाम जो नेतागण हैं वो नाकामयाब यहाँ पर साबित हुए हैं। ठीक है, मैं सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ। सौरभ जी, अगर हम बात करें लोरमी विधानसभा सीट की, तो हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन हम बात करें अरुण साव की तो वो सीएम पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। अगर अरुण साव जी अगर लोरमी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं और अगर भाजपा की सरकार एक बार फिर से आती है छत्तीसगढ़ में, तो क्या अरुण साव को सीएम बनाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अरुण साव जी लोरमी विधानसभा से विधायक जरूर बनेंगे और पूर्व में भी वो अभी सांसद हैं। और जिस हिसाब से यदि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकलाप की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से काम करती है, संगठन के रूप में काम करती है, संगठन तय करता है। और आज छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 90 सीएम के चेहरे और दावेदार हैं। सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को भारतीय जनता पार्टी लेकर काम नहीं करती, कमल के निशान पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। मैंने फिर से कह रहा हूं कि 90 के 90 विधायक जो हैं वो सीएम के दावेदार हैं। ठीक है, नीता जी का रुख कर लेती हूँ। नीता जी, कोरबा की हम बात कर रहे थे विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर देख लिया जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चुनावी सभाएं लगातार की गई थी, तो क्या आपको लगता है कि इस बार वहाँ पर कोरबा में कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है? क्योंकि बीजेपी की ओर से जद्दोजहद भी की गई है, स्थानीय नेताओं से लेकर जो दिग्गज नेता है, केंद्र के नेता है, उन्होंने भी यहाँ पर पूरा दमखम लगाया है। कि भारतीय जनता पार्टी ने दमखम लगाया, ये उनकी बौखलाहट का असर था, क्योंकि वो जान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वो हार रहे हैं। पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतनी बचाने में भी ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन यात्रा फ्लॉप होने के बाद भी लोग जगह जगह जनसभाएं ले रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की शगुफों से और मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। ये बात को छत्तीसगढ़ के लोग अच्छे से समझ चुके हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस की जन उपयोगी योजनाओं पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे भूपेश जी पे, और देखिएगा कि कांग्रेस के ही प्रत्याशी की विजयी होगी। ठीक है सौरभ जी, यहाँ पर नीता जी कह रही है कि ज्यादा दमखम लगाना, चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं बीजेपी में हार की बौखलाहट थी, इसी वजह से ये प्रयास किया जा रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हमारे नेतागण हैं केंद्र में, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे सभी मंत्रालय के मंत्री हो भारत सरकार के, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनका दायित्व होता है कि हर राज्य में अपनी सीट और अपना कमल खिलाना, भारतीय जनता पार्टी को जिनाना। और निश्चित रूप से हमारे वो सभी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ मैतारी की सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का संकल्प लिया। और 3 तारीख को जब वोटिंग लिस्ट जारी होगी, परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में आप इस चुनाव में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है, जनता सर्वोपरि ये देख रही है। कांग्रेस की कितनी सभा हुई जनता जानती है, मीडिया भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मेहनत की है वो भी मीडिया है। लेकिन सौरभ जी, अगर देख लिया जाए तो 5 साल तक लगातार कांग्रेस भी स्थानीय और धरातल स्तर पर काम करती नजर आई थी, कई ऐसी योजनाएं लेकर आई थी, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात कर ली जाए या कई ऐसी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभाव डालती है। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि ये प्रभाव कांग्रेस के लिए काफी कारगर साबित होगा? देखिए, घोषणा कर देना एक अलग बात होती है, योजना ले आना एक अलग बात होती है, उसका क्रियान्वयन होना जरूरी है निचले स्तर पे। आप गौठान योजना देख लीजिए, नरवा घुरवा बारी आप जाकर स्थिति देख लेंगे तो पूरे गौठान जर्जर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में यदि इन्होंने जितने गौठान खोले वो गौठान में जाके निरीक्षण किया, वहां पर जाके देखा तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी थी। वहां पर गाय तक उपलब्ध नहीं थी, जिस गौठान की बात कर रहे हैं, चारा उपलब्ध नहीं था। ये जिस गोबर बेचने की बात कर रहे हैं वो वहां पर नहीं बेचा जाता था। तो जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की महतारी को गाय के नाम से ठगने का प्रयास, गौठान के नाम पे ठगने का प्रयास सिर्फ भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस सरकार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी आज भी, हमने कहा कि 12,000 रुपए एक एक महिला महतारी को मिलेगा, विवाहित महिलाएं जो है, परंतु आप बौखलाहट तो कांग्रेस की देख लीजिए कि 2 दिन बाद भूपेश बघेल जी को सभा में कहना पड़ा, घोषणा पत्र में उन्होंने नहीं लिखा था 15,000 देंगे, उनको सभा में कहना पड़ा कि हम 15,000 देंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बौखलाहट कांग्रेस सरकार में और झूठ बोलने का काम सिर्फ कांग्रेस सरकार।
ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस की ओर से जितनी भी योजनाएं लाई गई है उनमें सब में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और जनता का इस पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। नीता जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। और जिस प्रकार भाई साहब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार उस 15 साल लोगों को याद आता है जो लगातार भ्रष्टाचार हुआ। मोदी की वो गारंटी याद आती है कि 15 लाख मिल जाएंगे, वो गारंटी याद आती है कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, वो गारंटी याद आती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा चरण पादुका बांटने के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, नकली दवाइयों के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, लोगों बेरोजगार भाई ठगे गए। आपने, खैर ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों की बात है, ये शगुफा आप देखेंगे कि 3 तारीख को सामने आ जाएगा। पर इसी के साथ साथ जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने काम किया, 2018 में जो घोषणा पत्र में लिखा था उससे ज्यादा किया, उनसे ज्यादा वादे निभाए। लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर कहती है कि 2018 में जो वादे किए थे वो अधूरे हैं, 36 वादों में से सिर्फ 34 वादे पूरे हुए थे। जनता और नेता के बीच की जो दूरी थी वो समाप्त हुई। आप अगर देखेंगे तीजा पोला के जैसे त्योहारों की छुट्टी मिलना और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में मानते हुए, माताएं बहनें अपने भाई के रूप में मानते हुए उनके घर पे जाके तीजा पोला का त्योहार बनाना एक जनता की सरकार होने का प्रमाण देती है। और लोगों से आत्मीय रूप से मिले रहे और इस प्रकार से मानवीय संवेदना से जुड़े रहे। आपने देखा होगा इतनी दूरदृष्टि की सरकार रही हमारी कि कोरोना काल में भी आर्थिक संकटों से नहीं जूझना पड़ा। इसी के साथ साथ जब पता था 1 नवंबर से आचार संहिता लागू रहेगी, उसी के पहले हमारी सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात करती थी और काम भी 1 नवंबर से चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लुभाने का तो पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने तो फैसला ले लिया और ये 3 दिसंबर को पता भी चल जाएगा। अवधेश जी का रुख कर लूंगी। अवधेश जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता ये तो तय कर चुकी है कि आखिर किसे जिताना है और किसे हराना है। लेकिन बड़ा सवाल कि जिस प्रकार से घोषणाएं की गई और कई बार स्थानीय मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते भी यहाँ पर अवधेश जी नजर आए, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? और कहीं ना कहीं 2018 के चुनाव के बाद में इन 5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार पर हावी होती नजर आई थी। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो आप इसको 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन देखा जा सकता है। एक रूरल एरियाज होता है और एक अर्बन एरियाज होता है। अर्बन एरियाज में लोग कनेक्टिविटी होती है, इंफॉर्मेशन हाईवे से लोग कनेक्ट होते हैं तो बहुत तेजी से चीजें उन तक पहुंचती है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा इस प्रकार नहीं होता है, लेकिन वो कुल मिला के इन सब में जो मेजर चीजें होती है कि जो घोषणा पत्र के जो मेन 2-4 बिंदु है जिससे उनको फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उस पर वो ध्यान देते हैं। अगर पहुंचा तो वो व्यक्ति, फिर वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसको उतारा गया है वो कौन सी पार्टी की है, उसका पर्सनल इमेज क्या है या उसका रेपो क्या है, या फिर जो, और उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे होते हैं। अगर सिर्फ कोरबा की अगर हम बात कर लें, जो एक बहुत बड़ा इन सारे बड़ा सीट है जिसपे बहुत सारे लोगों के नजर है, तो कोरबा में जो है तो जयसिंह अग्रवाल लगातार जीतते रहे हैं। उसके बाद उनका इस बार जो मुकाबला है वो लखनलाल देवांगन के साथ। अब इसमें क्या है कि वो महापौर रह चुके, जो उनका क्षेत्र एक बड़ा था। अब उनकी जो है सो ग्राउंड टू मतलब एक जो लेमैन की जो छवि होती है, जो इजीली स्विफ्टली कनेक्ट हो जाता है, तो वो वेव जो है सो वो स्विफ्ट कर रहा है उस पूरे क्षेत्र में। दूसरी ओर तो ये जो है सो देखिए बाहरी वर्सेस जो है सो स्थानीय की लड़ाई भी मच गई है, वहां पर व्यापारी वर्सेस जो है सो स्थानीय की लड़ाई भी मच गई। तो ये बहुत सारी जो फैक्टर्स है कई बार वो काउंट करते हैं। अब ननकी राम कंवर जी का क्षेत्र के में बात कर लो तो वहां पर ननकी राम कंवर जी इस टाइप से लोगों के पास जा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरा आखिरी जो है सो चुनाव है, इस प्रकार से वो सेंटिमेंट्स को जो प्रोपेगेट कर रहे थे। तो कई बार लोगों को उनकी छवि है जो लास्ट बार को इस प्रकार, तो वो कई बार अट्रैक्ट कर जाता है। तो इसके बाद फिर अगर आप ये कटघोरा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्याशियों ने सहानुभूति वाला वोट पाने की भी कोशिश की है और कई दावे तो किए गए, लेकिन सहानुभूति के सहारे भी वो चुनाव की जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त होते नजर आए। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है अवधेश जी, क्योंकि अगर तीनों ही विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी या JCCJ बढ़त बनाती हुई भी नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। देखिए, कोरबा
लोरमी और उसके साथ ही साथ मुंगेली विधानसभा सीट पर हम बात कर रहे थे। हालांकि दोनों ही प्रवक्ताओं से हमने बात की, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन जनता ने क्या फैसला किया है ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए सत्ता के महासंग्राम में मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।